बचपन में उसने कराटे सीखे और हमेशा बड़ी मजबूत रही। बचपन से उसे साहसिक फिल्में देखने का शौक था और वो एकदम निडर थी। लड़की होते हुए भी उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और कई मेडल्स और ट्रॉफीज जीती थी। जब उसकी शादी की उम्र हो गई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी रामू नाम के एक लड़के से कर दी। सुमति की सास का नाम पद्मजा था। वो सोचती थी कि बहू को अपनी हद में रहना चाहिए। शादी के बाद सुमति ने अपने व्यायाम के कपड़े पहने और घर के पीछे जाकर एक छड़ी के साथ व्यायाम करने लगी। इस बीच उसकी सास की नींद खुल गई और वो घर के पीछे गई। उसे सुमति का उस तरह के कसे कपड़े पहनना और व्यायाम करना पसंद नहीं आया। तुरंत वो उसके पास गई। सुमति, ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? हाँ, ये कौन सा तरीका है? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। कसे कपड़े नहीं पहनूंगी तो स्टिक अड़ेगी। साड़ी पहनकर कोई एक्सरसाइज करता है क्या माँ जी? अगर घर की बहू इस तरह के कपड़े पहनकर ये सब करेगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? हर कोई हमें अजीब तरह से देखेगा। पहले ये सब बंद करो और अंदर जाओ चुपचाप। सुमति को गुस्सा आ गया। आपसे किसने कहा कि एक लड़की को ये सब नहीं करना चाहिए? क्या कोई रूल है? मुझे बचपन से ही आदत है। पद्मजा को उसके इस तरह बोलने से गुस्सा आ गया। शादी से पहले ये सब ठीक था, लेकिन अब मैं ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगी। कह देती हूँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? उसने उसे चेतावनी दी। एक लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए और मुझे लगता है कि हर खतरनाक स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी है। इसीलिए मैं अपनी रूटीन नहीं बदलूंगी, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। पद्मजा को गुस्सा आ गया और उसने जाकर रामू को जगाया। क्या माँ, तुम इतनी सुबह क्यों आ गई? वहाँ तुम्हारी पत्नी कसी हुई पैंट और टी शर्ट पहनकर घर के पिछवाड़े एक डंडा लेकर एक्सरसाइज कर रही है, समझे? हाँ माँ, वो ये सब बचपन से ही करती रही है, उसकी आदत है, उसने मुझे बताया था। अब तुम जाओ, मुझे सोने दो जरा। तो क्या वो शादी के बाद भी ये सब करेगी? उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या होगा अगर हमारे पड़ोसी देखेंगे तो? उन्हें लगेगा कि हमें कोई सलीका ही नहीं है, उन्हें लगेगा कि हम उसे कोई तौर तरीका ही नहीं बता रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। वे तो हम पर उंगली उठाएंगे ना। रामू अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल सका। सुमति, ये सब एक तरफ रखो और अंदर जाओ। अभी मैं कुछ और समय के लिए प्रैक्टिस करूंगी, थोड़ी देर में आऊंगी। तुम समझी नहीं क्या? शादी के बाद मेरी पत्नी के रूप में मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं जो कहता हूँ करो। उसकी बातें सुनकर सुमति को बुरा लगा, फिर भी उसने उस समय उसकी बात सुनना बेहतर समझा और सभी चीजें वहां छोड़कर अंदर चली गई। पद्मजा को सुकून मिला। कम से कम मेरा बेटा मेरी तरफ से बोला, नहीं तो महारानी की एक्सरसाइज बंद ही नहीं होती। वो वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। सुमति ने कराटे की प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, लेकिन उसे बहुत खराब लग रहा था। मेरा दिल बुझा बुझा सा रहता है जब से प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है। एक तरीका है प्रैक्टिस जारी रखने का कि जब कोई घर पर नहीं हो तब करो। सुमति ने सोचा और उसके बाद जब कोई घर पर नहीं होता था तो वो तरह तरह की एक्सरसाइज करती थी, जैसे वजन उठाना, डंडों के बीच रस्सी बांधकर उस पर चलना। वो सारी एक्सरसाइजेस करने लगी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। जब भी मौका मिले प्रैक्टिस करते रहना चाहिए मुझे। एक दिन तीनों किसी शादी में गए थे और वापस लौट रहे थे। देर रात हो गई थी, इसीलिए ऑटो भी नहीं मिल रहा था। रामू, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था। मैंने सुना है कि इस रास्ते में बहुत चोर चकाटी होती रहती है। मुझे घबराहट हो रही है। माँ, तुम खुद भी मत डरो और मुझे भी मत डरो। अरे तुम्हारे साथ एक आदमी चल रहा है, किसकी हिम्मत होगी पास फटकने की? वे जा रहे थे। सुमति मनी मन हंस रही थी। अंधेरे में वे कुछ और दूर चले, जैसा कि पद्मजा ने आशंका की थी। 3 चोर उनके सामने आ गए। मैंने जो सोचा था वो तो सच में होने जा रहा है। हे भगवान, हमें बचाओ। रामू को पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या करे, लेकिन सुमति ने हिम्मत दिखाई। तुम लोगों के पास जो भी सोना और पैसा दे दो, वरना हम तुम सभी को मार डालेंगे। उसने जान लेने की धमकी दी तो रामू डर गया। नहीं, हमें छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। इस तरह पूछने से कुछ बाहर नहीं निकालने के। आओ जरा ठुकाई करें इनकी। लेकिन सुमति तुरंत हवा में उछली और उन तीनों की धुनाई कर दी। रामू और पद्मजा बगल में खड़े थे
और चुपचाप उसे ये करते देख रहे थे। सुमति को कराटे आते थे। उसने उन तीनों पर हमला किया और उन्हें धराशाही कर दिया। लड़की होते हुए भी सुमति की बहादुरी देखकर पद्मजा को झटका लगा, क्योंकि उसका बेटा भी उनका सामना नहीं कर सका था। चोर वहां से 9-2-11 हो गए। पद्मजा चुपचाप सुमति के पास गई। सुमति, अगर आज तुम साथ नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मेरा मानना था कि एक लड़की को ये सब नहीं सीखना चाहिए और मैंने तुम्हें एक्सरसाइज करने से रोका, लेकिन वो दकियानूसी ख्याल था। हर लड़की को खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये सब जानना कितना जरूरी है ये मुझे अब पता चला। मुझे भी माफ कर दो सुमति, एक आदमी होते हुए भी मैं उनका सामना नहीं कर सका, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरी। आज से तुम जैसी हो वैसी ही रहो। हम भाग्यशाली हैं कि हमारी बहू इतनी साहसी है। आओ अब हम सब चले। पद्मजा अपनी बहू की बहादुरी देखकर खुशी से गदगद थी और फिर वे वहां से चले गए। वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में नारायण नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके बेटे का नाम था चिंटू। श्याम नाम का एक आदमी नारायण के घर पर नया नया काम पर लगा था। एक दिन, श्याम, गांव के आखिर में जो बंगला है ना, उस पर फॉर सेल का बोर्ड लगा दो। उस बंगले की कीमत तो 1 करोड़ है। अगर कोई खरीदार आए तो मुझे बताना। ठीक है मालिक, मैं बता दूंगा। अगले दिन सुबह श्याम ने अपने दोस्त अक्षय को उस बंगले के बारे में एक जगह बैठकर बताया। तब अक्षय ने कहा, ओह अच्छा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं 50 लाख तो दे सकता हूँ, लेकिन वो उसे इतने कम पैसों पर क्यों बेचेगा, है ना? इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ यार। मुझे समझ नहीं आया, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रहे हो? ये बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक प्लान है। हम ऐसा कुछ करें कि उसे हमें 50 लाख में वो बंगला बेचना पड़ जाए, फिर हम उसे 1 करोड़ में बेच देंगे। उससे हमें 50 लाख का फायदा होगा और इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं, बस एक अफवाह फैलानी होगी कि उस बंगले को खरीदना खतरनाक है। लेकिन ऐसा क्या खतरा बताएंगे? क्या अफवाह फैलाएंगे हम? मैं तुम्हें पूरा प्लान बताता हूँ, सुनो। हमें उस बंगले के चौकीदार के दिमाग में ये बात बैठानी होगी कि उस बंगले में एक भूतनी है। तुम्हें उस बंगले में एक भूतनी का भेष बदल कर जाना और उसको डराना, फिर बाकी मैं संभाल लूंगा। अक्षय इस प्लान के लिए तैयार हो गया। उस रात चौकीदार गोपी उस बंगले के सामने गश्त लगा रहा था। इसी बीच उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे गोपी, तुम मुझसे कब तक दूर रहोगे? मैं तुम्हें मार कर खा जाना चाहती हूँ। ये सुनकर गोपी ने डर से कांपते हुए कहा, कौन है? कौन है वो? गोपी ने घबराए हुए चारों ओर देखा। तब एक सफेद पोशाक और पायल पहने हुए उस बंगले के ऊपर एक भूतनी दिखाई दी। ये मैं हूँ गोपी। गोपी ने एक भूतनी को जोर से चिल्लाते हुए देखा। उसे देखकर गोपी की हालत खराब हो गई और वो भाग गया। अगले दिन सुबह सुबह गोपी नारायण के पास गया और उसे रात हुआ वाकया बताया। ये सुनकर नारायण को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, क्या ये सच है? ये सच है मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस भूतनी ने कहा कि वो मुझे मार डालेगी। मैं उस बंगले की रखवाली नहीं करूंगा मालिक। इतना कहते हुए वो वहाँ से छूमंतर हो गया। तब श्याम वहाँ आया और नारायण से बोला, हो सकता है कि उसने किसी हिलती चीज को देख लिया और घबरा गया। मैं उस बंगले की सुरक्षा करूंगा। ठीक है, तुम ही करो। उस रात जब श्याम उस बंगले की रखवाली कर रहा था तो उसका दोस्त जो भूतनी के भेष में था जोर से चिल्लाया, श्याम भी जोर से चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं साहब, उसने जो कहा वो सच है। उस बंगले में सच में एक भूत है और साहब मैं आपको भी दिखाता हूँ। इतना कहकर वो नारायण को उस बंगले पर ले गया। नारायण, मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी, अभी के अभी। इतना कहते हुए वो भूतनी उस बंगले पर खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। नारायण घबरा गया और वो दोनों वहां से भाग गए। अगले दिन सुबह नारायण ने कहा, बहुत गड़बड़ हो गई है श्याम। अगर किसी को पता चल गया कि वहाँ किसी भूतनी का डेरा है तो कोई भी उस बंगले को नहीं खरीदेगा। मालिक, पहले से ही सभी को इस बारे में पता चल चुका है। गोपी ने सभी गांव वालों को बता दिया है। ओ नहीं, उसने ऐसा क्यों किया? कोई भी उस बंगले को खरीदने के लिए अब आगे नहीं आएगा। मालिक, एक आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि वो उस बंगले को 50 लाख में खरीदेगा। आपने 1 करोड़ कीमत लगाई हुई है, इसीलिए मैंने आपसे बात नहीं की।
क्या अब कहूँ मैं उससे खरीदने को? हम और क्या कर सकते हैं श्याम, उस बंगले को बेच, जो थोड़ा बहुत मिल जाए वो उसे बेकार छोड़ने से बेहतर है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ नारायण के घर आए, लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालिक, ये क्या? आप हमें पुलिस से गिरफ्तार करवा रहे हैं? हमने क्या गलत किया? ये मेरा बेटा बताएगा तुम्हारी साजिश का राज। मैंने कल आप दोनों को बात करते सुन लिया था। आपने भूतनी के भेष बनाकर गोपी को डराया। झूठ, झूठ है मालिक, एकदम झूठ है। तो सच तुम बता दो। ये कहते हुए उसने उन्हें मार मार कर सच उगलवा लिया। तब दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए। पुलिस अधिकारी दोनों को लेकर चला गया। चिंटू, ये तो किस्मत अच्छी थी कि तुमने उनकी बातचीत सुन ली, नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। पिताजी, इसलिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। हमारे आसपास के लोग ही तो हमें धोखा देते हैं। आप ही हमेशा कहते हैं कि सभी लोग अच्छे नहीं होते। सच है बेटा, हमें बहुत सोच समझकर भरोसा करना चाहिए।